नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी कामयाबी मिली है टीम को। हयात हाशमी की गिरफ्तारी हो गई है और अब उससे पूछताछ जारी। इधर पीएफआई भी कानपुर हिंसा मामले में पुलिस की रडार पर है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात गिरफ्तार हो गया है और इसकी गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि यही साजिशकर्ता बताया जा रहा है। इसी को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। ये मुख्य आरोपी है जफर हयात हाशमी। इसी ने पोस्टर्स लगाए थे, इसी ने वहां पर बंद का आह्वान किया था, इसी ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। और पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे थोड़ी ही देर बाद, ये इस मामले से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, आपसे थोड़ी ही देर बाद पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विजय कुमार मीणा कमिश्नर है कानपुर के और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। और इस केस में कहां तक पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है, कितनों की गिरफ्तारी हुई है, पीएफआई एंगल और दूसरे एंगल से जांच करें तो उसमें क्या कामयाबी मिली, सारी जानकारियां संभवतः दे पुलिस कमिश्नर। तो बड़ी खबर यही है कि हाशमी की गिरफ्तारी हो गई है। हाशमी से पूछताछ की जा रही थी, तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बाबत भी जानकारी दी जा सकती है कि क्या हाशमी ने कुछ कबूला है, क्या यह प्लान था। तो पीएफआई भी कानपुर हिंसा मामले में पुलिस के रडार पर है और पुलिस ने हिंसाग्रस्त इलाकों की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की है और इसमें दंगाइयों के चेहरे साफ देखे जा सकते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी कल रात से ही जारी है। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आज सुबह से ही पुलिस लगातार गश्त कर रही है और इसके बाद आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और बुलडोजर से भी कार्रवाई होगी। कानपुर में आज सुबह सुबह का मंजर कुछ ऐसा रहा। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, खुद पुलिस कमिश्नर ने गश्त लगाई। अपने घरों में दुबके रहे बलवाई। शुरू हुई पुलिस की प्रचंड कार्रवाई। बता दें कि जब भी हिंसा होती है तो ऐसे में जो घुड़सवार पुलिस होती है वो बहुत कारगर होती है। ये अंग्रेजों के जमाने की वायलेंस को कंट्रोल करने की परिस्थितियां होती हैं कि इनके द्वारा भीड़ को तितर बितर करना हो या भीड़ को नियंत्रित करना हो या भगाना हो, उस समय पर ये पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा घुड़सवार पुलिस को पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करवाई जा रही है। ये नई सड़क का इलाका है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। कल रात से ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। आज तक के हाथ भी ये फुटेज लगा है। इस पे दंगाइयों के चेहरे साफ देखे जा सकते हैं। इसी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। क्योंकि एक एक दंगाई की तस्वीर दिख रही है, इसलिए उनका खुद को बेगुनाह बताने का ड्रामा भी नहीं चलने वाला। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 2 एफआईआर पुलिस की तरफ से तो 1 एफआईआर एक जख्मी आदमी की तरफ से है। एफआईआर में 40 नामजद हैं और 1000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अब तक 35 को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने की तैयारी है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी गण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को इसी कोतवाली में रखा गया है। उनके घर वाले अब दुहाई मांग रहे हैं कि उन्होंने पत्थर नहीं बरसाए थे। मेरा लड़का 16 साल का है। उसको जबरदस्ती उठा के ले गए। हाँ, और जबरदस्ती उसको रास्ते से जा रहा था, बस उसको डंडा बरसाने लगे दूसरों के साथ में, उनको भी पकड़ लिया गया। कल जब बवाल हो रहा था उस समय कहाँ था वो घूमने आया था। तो उसमें शामिल नहीं? नहीं, उसमें नहीं था। देवर है, देवर। तो क्या बवाल में था वो? नहीं, हाँ। वो नहीं था, घर में सो रहा था। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कार्रवाई ना आंख बंद करके होगी, ना एक तरफा, लेकिन सख्त होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी इस दंगे को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाए और कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर बने। शुक्रवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा ली।
ये दंगा प्रशासन का होश उड़ा देने वाला साबित हुआ, क्योंकि कल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम तीनों एक साथ मौजूद थे। सुरक्षा के लिहाज से ऐसे संवेदनशील मौके पर कानपुर के ही दूसरे हिस्से में जंग छिड़ी थी। शुरुआती मोर्चे पर पुलिस थोड़ा पिछड़ी, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए आनन फानन में पीएसी और आसपास की सारी पुलिस फोर्स को प्रभावी इलाके में झोंक दिया गया। दंगे के बाद अब कानून व्यवस्था बहाली के लिए एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन कल जो हालात थे वो बेकाबू होते नजर आ रहे थे। दुकान मकान लूट गए, दंगाइयों ने पुलिस वाहनों से लेकर आम वाहनों तक को तहस नहस कर दिया। कानपुर का ये हाल हुआ है एक सियासी बयान से, जिसने धार्मिक रंग लेकर नफरत की आग सुलगा दी। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी बहस के दौरान इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि नुपुर शर्मा का आरोप है कि उनके बयान को काट छांट कर साजिशन वायरल किया गया। शुक्रवार कानपुर में मुस्लिम समुदाय ने नुपुर शर्मा के खिलाफ बंद बुलाया था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ बाजार बंद करवाने निकली, लेकिन हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया तो दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। दंगा भड़का तो देर तक चलता रहा। इस दंगे का शिकार खुद पुलिस वाले भी हुए हैं, जिन्हें चोट लगी है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो कानपुर को दंगों की आग में झोंकने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 3 एसपी स्तर के अधिकारी लखनऊ में भेजे गए हैं, एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है, पीएफआई और सेमी कनेक्शन की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। आखिर किस पूरे मामले पर क्या कहना है एडीजी प्रशांत कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर है उनका, पूछते हैं। सर, जिस तरीके से कल पूरे झड़प हुई 2 समुदायों के बीच में, क्या स्टेटस है अभी और क्या अभी रिपोर्ट है? अब वहाँ पूर्णतः शांति है। लगातार हमारी अधिकारी पुलिस और प्रशासन के भ्रमणशील हैं। गिरफ्तारियां चल रही हैं। जो घटनाएं हुई हैं, जो उपद्रवी हैं या जो षड्यंत्रकारी हैं, उनकी पहचान जो भी वीडियो फुटेजेस वहाँ पर हैं उससे की जा रही है और बहुत जल्द ही षड्यंत्रकारियों को भी बेनकाब किया जाएगा और इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाएगा। सर, इसमें कितने लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं, कितने लोग इसमें अभी इंजर्ड हैं और इसमें कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई प्रचलित है? 18 लोगों की गिरफ्तारी कल रात तक की जा चुकी थी और गिरफ्तारियां हमारी टीमें लगातार लगी हैं और गिरफ्तारियों का अपडेट हम देर शाम तक देंगे, लेकिन गिरफ्तारियां आज भी होंगी और जब तक कि हम इस पूरे घटनाक्रम का को एक्सपोज न कर दें और सभी ऐसे उपद्रवियों और षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कार्रवाई ना कर लें, तब तक ये कार्य चलता रहेगा और इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी है तथा जो सार्वजनिक तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है उसके रिकवरी के बारे में भी हम लोग इस केसेस में धाराएं लगा रहे हैं ताकि उपद्रवियों से जो क्षतिपूर्ति हुई है सरकारी संपत्ति की या किसी के प्राइवेट संपत्ति की, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नया एक्ट पारित किया है और उसके तहत ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इतनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे और बताया गया कि बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे पत्थर थे, ठेले पर भी पत्थर थे। सर, ये कैसे पहुंचे? क्या इसमें हम एलआईयू का इंटेलिजेंस का फेलियर माने कि उनको जानकारी नहीं हो पाई और इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई? वो काफ़ी सघन इलाका है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही अधिक है। जो लोग मौके के हालातों से वाकिफ़ हैं उनको ये बात पता है और इसमें कोई इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं है। वहाँ जो पुलिस बल था जो ड्यूटी के लिए लगाया गया था उसकी संख्या कम थी और जैसे ये घटना हुई तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुँच के स्थिति को नियंत्रण में किया और 2 घंटे के अंदर ही स्थिति काबू में आ गई थी और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई थी। और जब रात में एडिशनल फोर्स भी हम लोगों ने मुख्यालय से और कानपुर जोन से भी उनको दिया गया है।
और बड़ी खबर का रुख करते हैं और ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, मूसेवाला के परिवार से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद से अब उनके परिवार वालों की मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से। चंडीगढ़ से तस्वीरें सामने आई है क्योंकि चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आप देखेंगे सिद्धू मूसेवाला के पिता गृह मंत्री अमित शाह, उनको बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। इस तस्वीर में ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखिए मूसेवाला के पिता है और गृह मंत्री अमित शाह के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और जांच की मांग की गई है। देखिए तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं गृह मंत्री अमित शाह से सिद्धू मूसेवाला का परिवार मिला है, उनके पिता मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर भी वो दुख के भाव नजर आ रहे हैं, पिता भी अपना दुख प्रकट करते हुए, और साथ ही साथ उनकी जो मांग है वो गृह मंत्री अमित शाह के सामने उन्होंने रखी होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का परिवार देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिला है। सिद्धू मूसेवाला भले ही कांग्रेस पार्टी में थे, चुनाव भी लड़े, भले ही हारे, लेकिन उनके परिवार से मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह की है। ये तस्वीरें हैं, सिद्धू मूसेवाला के परिवार से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी मुलाकात की तस्वीरें। मूसेवाला के मर्डर की जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, गोल्डी बराड़ ने ली है। पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है, नेपाल तक इन ढूंढा जा रहा है इन शूटर्स को, और सीसीटीवी फुटेजेस लगातार खंगाले जा रहे हैं। तो एक तरफ पुलिस लगातार कार्य कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले कल आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गए थे और उन्होंने भी मुलाकात की थी। हालांकि आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा विरोध का सामना करना पड़ा था उस गांव में, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए मानसा से परिवार सुबह चला और उसके बाद पहुंचा तो गृह मंत्री अमित शाह के सामने आप देखेंगे सिद्धू मूसेवाला के पिताजी हाथ जोड़े हुए हैं और जो भाव हैं वो बता रहे हैं कि कितनी पीड़ा, कितना दुख। स्वाभाविक है, पुत्र खोया है, बेटा खोया है और माता पिता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए। इकलौते थे सिद्धू मूसेवाला और पिता के लाडले थे। उसके बाद से पिता की आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी उनके, और ये तस्वीरें आप इस तरह से जानकारी मिल रही है। बताया गया है कि ये जो मुलाकात है करीबन 10 मिनट है, वो टेक्निकल एयरपोर्ट यानी कि जो पुराना एयरपोर्ट है वहां पर हुई है। अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो यहां से निकले हैं और फिलहाल अब यहां से वो बीजेपी के दफ्तर है, पंजाब बीजेपी के दफ्तर जाएंगे, जहां पर उनकी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक है। फिलहाल आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी को और मजबूत करना है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व 4 कांग्रेसी कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी आज यहां पर भाजपा का दामन थामेंगे, जिसमें गुरप्रीत सिंह कांगड़, बलबीर सिद्धू, राजकुमार वेरका और उसके साथ साथ श्याम सुंदर अरोड़ा है वो शामिल है। तो फिलहाल यह मुलाकात भी कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि आज जो सिद्धू मूसेवाले के जो परिवारजन है वो करीबन 10 से 15 मिनट के आसपास से मुलाकात हुई है और खास तौर पर जो मांग फिलहाल रखी जाएगी, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि वो करीबन बताया जा रहा है कि एनआईए के जो जांच है उसमें शामिल करने को लेकर है। तो यानी आप ये देख सकते हैं कि जो काफिला है वो अमित शाह का निकल गया है और अब ये काफिला यहाँ से सेक्टर 37 पंजाब भाजपा के दफ्तर है वहां पर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल एयरपोर्ट यानी जो पुराना एयरपोर्ट था वहां पर ये मुलाकातें हुई और सूत्रों के हवाले से करीबन 15 मिनट है ये मुलाकात रही है और खास तौर पर जो चर्चा है वो इसी बात को लेकर हुई है कि सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के मामले को लेकर है जो जांच है वो एनआईए करे। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़, आज तक। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली है मूसेवाला के परिवार ने और उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर की ओर अब रवाना हो गए, जहां पर कुछ कांग्रेसी लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने आतंकियों के दबाव में न आने का इरादा कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में
दिल्ली में हुई बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि आतंकियों को तिल मिलाने के लिए काफी हैं। गलतफहमी में है आतंकी कि टारगेट किलिंग की उनकी साजिश कामयाब होगी। हाँ, ये सच है कि घाटी में दहशत है। टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदातों से कश्मीरी पंडित खौफ में है। पलायन भी हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का गुस्सा, आक्रोश भी झलकता दिख रहा है। लेकिन ये इस वक्त की बात है। माहौल तो बहुत टेंस है, इसलिए भाग के आना पड़ रहा है। तो अभी आप दोबारा जाएंगे? बिल्कुल, हमारे से तो अब हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ पे रहेंगे। एक भी रात नहीं निकाल पाएंगे वहाँ पे। पिछले 3 दिन तो बिल्कुल ऐसे निकले हैं कि दिन रात सोए ही नहीं है, रो रो के बुरा हाल है सबका। तो अभी सरकार से क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि हमें रिलोकेट किया जाए और यहीं पे हम नहीं जाना चाहते, वापस उस नर्क में नहीं जाना चाहते, हम यहीं पे रहना चाहते हैं बस। अगर इस नाराजगी को आतंकी कामयाबी समझ रहे हैं तो ये उनकी बड़ी भूल साबित होने वाली है। केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि वो आतंकियों के दबाव में नहीं आएगी। सरकारी कर्मचारियों को घाटी से बाहर नहीं भेजा जाएगा। उनका सुरक्षित इलाकों में ट्रांसफर किया जाएगा। सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अमरनाथ यात्रा के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अमरनाथ यात्रा तय कार्यक्रम के मुताबिक 30 जून से 11 अगस्त के बीच होगी। सरकार इस साल यात्रा का आयोजन बड़े पैमाने पर करेगी। अमरनाथ यात्रा में सरकार 8 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद कर रही है। 2.5 लाख तीर्थयात्री अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सरकार 15 से 20 जून तक श्रीनगर में कश्मीर फेस्टिवल्स आयोजित करने की योजना भी बना रही है। यानी कि आतंकी साजिश के आगे सरेंडर करने की बजाय मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। धारा 370 की विदाई के साथ जो दावे किए गए थे उस पर खरे उतरने का चैलेंज है। रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात और बेकाबू होती महंगाई के बावजूद मई में इकोनॉमी ने मैजिक कर दिखाया है। बीते महीने अर्थव्यवस्था के तमाम इंडिकेटर्स ने या तो रिकॉर्ड बनाया है या फिर उनमें जोरदार तेजी बनी रही है। मार्च से लेकर मई तक महंगाई ने हर किसी पर अटैक किया है। मई में जारी किए गए अप्रैल के महंगाई के आंकड़ों ने तो बरसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ ऐसा ही असर मई के आंकड़ों में भी दिखाई देने का अंदेशा है। लेकिन महंगाई के इस मुश्किल के बावजूद मई में इकोनॉमी ने दमदार प्रदर्शन भी किया है। सबसे ताजा इंडिकेटर है यूपीआई ट्रांजैक्शंस का, जो मई में पहली बार 10 लाख करोड़ के पार 10.41 लाख करोड़ पर पहुंच गए। बीते महीने कुल 5.95 अरब ट्रांजैक्शन किए गए, जबकि पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित मई 2021 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 2.54 अरब रही थी। लेकिन अगर इसकी तुलना इस साल अप्रैल से की जाए तो उस दौरान 5.58 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए थे और लेन देन की रकम 9.83 लाख करोड़ रुपए रही थी। रिटेलर्स और होलसेल का काम करने वाले कारोबारियों का भी मानना है कि अगर महंगाई का असर कम रहता तो मई में बिक्री के मोर्चे पर वो कई रिकॉर्ड कायम कर सकते थे। कपड़ों के निर्यात के काफी आंकड़े बढ़े और वहीं साथ ही साथ फास्टैग की कलेक्शन के अंदर तो बढ़ोतरी हुई साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी अच्छी पीएमआई दिखी गई। तो कुल मिलाकर मई मंथ हैज brought some of a booster that will bring the economy on the alignment with what we have lost so far। अब आगे आने वाले जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन करती हुई भी आती है और ये पैसा इकोनॉमी के अंदर फर्दर रोटेट होकर जब जाता है तो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर भी एक रफ्तार आएगी, ऐसी आशा करते हैं। दरअसल मई में गुड न्यूज की लगातार ऐसी फुहारें पड़ी हैं कि आर्थिक रिकवरी में तेजी का आलम साफ नजर आ रहा है। मई के आखिर में आए 2021-22 के जीडीपी आंकड़े भी 8.7% के साथ 22 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी 54.6 के साथ मजबूत विस्तार का गवाह बना है और इस महीने एक्सपोर्ट ऑर्डर तो 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। मई में भारतीय कपड़ा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 44.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मई में जीएसटी कलेक्शन भी 1.41 लाख करोड़ के साथ चौथा सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला महीना बन गया। वहीं फास्टैग कलेक्शन तो 141 करोड़ रोजाना के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
वहीं कारों की बिक्री भी मई में 2 साल में पहली बार प्री कोविड स्तर यानी मई 2019 के पार निकल गई। जानकारों का मानना है कि इस तेजी से खुश होने के काफी कारण हैं, लेकिन महंगाई का खतरा ऐसा है कि ये इस खुशी को काफूर करने में ज्यादा समय नहीं लेगा। इन्फ्लेशनरी चैलेंजेस इतने ज्यादा बने हुए हैं कि इस समय केवल फोकस है किसी भी तरह सरवाइव किया जा सके। सरकार ने कुछ मदद जरूर पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम थोड़ा सा कट करके करी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उसका कुछ ज्यादा प्रभाव लोगों की जिंदगी में आया है। वैसे जिस तरह से आरबीआई और सरकार ने मिलकर महंगाई को थामने के कदम उठाए हैं, उससे ये भरोसा बढ़ा है कि ग्रोथ पर ज्यादा असर नहीं होगा। इसी भरोसे के दम पर एसबीआई रिसर्च ने भी 2022-23 में विकास दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। आज तक ब्यूरो।